हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, टीना रबर के क्वार्टर थ्री के नंबर्स को देखेंगे और कॉन कॉल को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। देखेंगे किस तरीके के गाइडेंस मैनेजमेंट जो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए देना चाह रही है। कंपनी की अगर बात करें तो चार बिजनेस वर्टिकल में कंपनी कार्य करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इनका मेजर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूटर है। 9 मंथ के बेसिस पर अगर बात करें तो 370 करोड़ के सेल्स में लगभग 160 करोड़ का सेल्स जो है इस सेक्टर से आता है। और इस सेक्टर में जहां से कंपनी को रेवेन्यू आता है वो है रोड का कंस्ट्रक्शन, जहां पे कंपनी के मॉडिफाइड बिटवीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा फिर आता है इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल में कंपनी के रबर से ही बने हुए जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गई, इस तरीके के प्रोडक्ट यूज होते हैं। और कंज्यूमर सेक्टर में अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो रबर के मैट हो गए, स्पोर्ट्स की रबर टर्फ हो गई। तो इस तरीके की चीजें जो है टीना रबर के प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन आपको वेरियस सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस बार वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिला। इनफैक्ट कंपनी के मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो काफी ड्रास्टिकली यहाँ पे डाउन हुए हैं और इसके कई सारे रीजंस हैं। जब हम कॉन कॉल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे सारे रीजन को वन बाय वन डिस्कस भी किया जाएगा। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्जिन में काफी बड़ा डिप देखने को मिला है और यही रीजन है कि इस बार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन कर गई। रेवेन्यू में 32% का ग्रोथ है, तो पैट में माइनस में 24% का डिक्लाइन देखने को मिला है और वॉल्यूम यहाँ पे 20% से YOY बेसिस पर ग्रो की। कंपनी के अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 23% का ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल 17% से और कंज्यूमर जो है 70% से ग्रो किए हैं। तो स्टील का सेगमेंट इनका लगभग 111% से ग्रो किया है। एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत छोटा है, लगभग 5% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ पर वॉल्यूम का ग्रोथ जो है 50% का राइज देखने को मिला है। कंपनी के अगर मार्जिन पर इम्पैक्ट की बात करें, जो मार्जिन इतने ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं, तो उसका रीज़न है हायर फ्रेट रेट्स। तो यहाँ पर एक्चुअली जब रेड सी क्राइसिस हुआ था तब उस समय मैनेजमेंट जो है तो कॉन कॉल के समय पर ये बोल रही थी कि उनको अभी तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में भी इनके मार्जिन पर इम्पैक्ट से ये डिनाई करते आए हैं। तो अभी इसके पहले तक की अगर हम बात करें तो मार्जिन में उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार इनके चूंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है तो एक तरीके से एक्सपेंस बढ़ा है, जिसकी वजह से जिसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि इनके फ्रेट रेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं एंड इसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं। अब क्योंकि रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं और इसके अलावा रुपी का डिप्रिशिएशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, चूंकि कंपनी जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है उसमें 70-30 का मिक्स है, यानी कि 70% लगभग बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और 30% डोमेस्टिक से ये रॉ मटेरियल लेते हैं। तो नो डाउट अगर रुपी यहाँ पर डिप्रिशिएट होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है इनकी मार्जिन पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक रीज़न यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है हायर एम्प्लॉय एक्सपेंस, क्योंकि इस बार इनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो हैं वो नियरली 53% से राइज हुए हैं। वो क्यों राइज हुए हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है कैपेक्स प्लान कर रही है, 2-3 नए वर्टिकल में एंट्री की है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय जो है तो कंपनी इस बार हायर की है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इस बार कंपनी के बढ़े। एंड अदर देन दैट टायर इंडस्ट्री स्लो डाउन, तो यहाँ पर एक स्लो डाउन वाली बात जो है कंपनी ने यहाँ पर कही है, जो कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर इनके मार्जिन को अभी फर्दर और इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, तो कुछ रॉ मटेरियल की जो सोर्सिंग है उनको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कंपनी ने साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट भी किया है और जिसके लिए अभी नियरली 150 CR का यहाँ पे इन्होंने जो QIP किया है उसका कुछ पार्शियल फंड जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया जाएगा। और जैसा कि हमने पहले बताया 70% इम्पोर्टेड है रॉ मटेरियल, 30% जो है डोमेस्टिक से लिया जाता है। तो डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो लगभग मान के चलिए अगर 3,000 रुपये खर्चा डोमेस्टिक से आ रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट पर, तो इंपोर्ट करने पर इनको लगभग 6,000 का खर्चा पड़ रहा है। तो यानी रॉ मटेरियल का खर्चा जो है डबल हो जा रहा है अगर ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने कुछ प्राइसिंग एडजस्टमेंट भी किए हैं, यानी कि कस्टमर को यहाँ पर ये जो है तो जो हायर प्राइसेस है उसको पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दो इनका ये कहना है कि इसका इम्पैक्ट जो है आपको क्वार्टर 4 में देखने को मिलेगा। तो हालांकि इन्होंने अब पास ऑन किया है थोड़ा बहुत प्राइस, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो क्वार्टर 4 में हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करके अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके इस मार्जिन के क्राइसिस को जो है वो मिटिगेट करने की कोशिश कर रही है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंशन एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो कंपनी जो है तो MRP
यानी कि माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर, इसकी कैपेसिटी जो है हर साल 20,000 टन से इंक्रीज करेगी। इसके अलावा ये एक नया बिजनेस वर्टिकल है पीसीएमबी। ये एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है और चूंकि अभी इसका कुछ खास कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में नहीं आया है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि FY26 से ये जो है नियरली 45 से 50 करोड़ का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी है, जैसे कि ओमान में इनका जो प्लांट है वो लगभग 10,000 टन जो है एंड ऑफ लाइफ टायर्स को प्रोसेस करेगा। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में ये जो है तो एक रिसाइकलिंग प्लांट लगा रहे हैं, जहां से 24,000 टन पर ईयर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसकी कमीशनिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि H1FY26 में इसकी कमीशनिंग हो जाएगी, यानी इसका इम्पैक्ट भी मतलब FY26 ऑलमोस्ट हाफ बीत जाएगा, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक 150 करोड़ का जो फंड रेज हुआ है, उसको जो है तो उसका कुछ पार्ट जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी यहाँ पर जो प्लांट है वो Q1 FY26 से ऑपरेशनल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इनके जितने भी मेजर प्लांट्स हैं वो आप देखेंगे नियरली FY26 से ही ऑपरेशनल होते हुए देखने को मिलेंगे। और इन सभी का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो सही तरीके से ये FY27 से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। और इसीलिए कंपनी कहती आई है बार बार कि FY27 इनके लिए रेवेन्यू का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, जहां से इनको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड दैट इज वाई यहाँ पे कंपनी जो है जो विजन लेके आई थी वो विजन 2027 का लेके आई थी, क्योंकि कंपनी को 2027 से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अब थोड़ा सा पीसीएमबी बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, पॉलीमर कंपोजिट एंड मास्टर बैच। तो यहाँ पे ये क्या है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ द प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक जो है थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होता है, रिजिड होता है, तो रबर का यूज़ करके उसकी इलास्टिसिटी को जो है तो इन्हेंस किया जाएगा। और इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल पैलेट्स में यूज़ होंगे, डस्टबिन में होंगे, और उसके अलावा जो है ऑटोमोटिव सेक्टर में भी इसका यूज़ देखने को मिल सकता है। एंड दिस बिजनेस वर्टिकल इज इन अ टेस्टिंग फेज, तो अभी ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। और जहां तक है तो FY26 से इसको जो है तो एक अच्छे स्केल में कंपनी ऑपरेट करना स्टार्ट करेगी। कैपेक्स की बात करें 48 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स प्लान था FY25 के लिए, जिसमें से 38 करोड़ जो है ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर स्पेंड कर चुकी है। FY26 के ग्रोथ के पोटेंशियल की जब सवाल किया गया तो कंपनी जो है थोड़ा सा यहाँ पर मतलब यूं कहें तो क्लियर कट यहाँ पे कंपनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। कंपनी का ये कहना है कि जो भी टॉप लाइन आएगी FY26 में वहां पे आपको 100 से 150 करोड़ का एडिशन देखने को मिल सकता है। टारगेट जो दिए हैं वो 600 करोड़ प्लस के दिए हैं, और ऑलरेडी कंपनी का ये कहना है कि 500 करोड़ जो है इजिली सरपास कर जाएंगे ये FY25 में। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो अगले एक साल में उतनी बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ FY26 में देखने को नहीं मिल सकती है। और हालांकि थोड़ा डिटेल में जब बात की गई तो कंपनी का ये कहना है कि वो पहले Q4 और Q1 FY26 के परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई गाइडेंस वो दे पाएंगे। टॉकिंग अबाउट द मार्जिन, तो मार्जिन के लिए कंपनी का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्रेशर रह सकता है। तो मार्जिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो नियरली 15.5% के अराउंड के मार्जिन का गाइडेंस दिया। बट इन द लॉन्ग रन 2027 के अराउंड तक कंपनी का ये कहना है कि वो 18% के मार्जिन को अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे। एंड दैट इज वाई दे आर एमिंग फॉर हायर मार्जिन, यानी लगभग वो 18% के मार्जिन को एम कर रहे हैं। और इसके अलावा FY27 को यहाँ पे इन्फ्लेक्शन ईयर फॉर द ग्रोथ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके 3 ग्रोथ इंजन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। एक होगा पीसीएमबी, दूसरा होगा साउथ अफ्रीका का जेवी, और तीसरा होगा सऊदी का प्लांट। ईपीआर के क्रेडिट को लेकर के बड़ी चर्चा चली। ईपीआर के क्रेडिट में एक्चुअली इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी जो है तो मैनेजमेंट ने दिया है। उनका ये कहना था कि अगर 9 मंथ के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो नियरली 24 CR का यहाँ पे ईपीआर क्रेडिट जो है कंपनी ने सेल किया। लेकिन उस 24 CR में इस फाइनेंशियल ईयर के ईपीआर क्रेडिट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि Q1 की अगर बात करें तो उस Q1 में कंपनी ने FY24 के ईपीआर को जो है तो सेल किया था। तो Q1 का जो ईपीआर है वो Q1 में क्रेडिट नहीं हुआ। Q2 में जो ईपीआर क्रेडिट हुआ वो Q1 प्लस Q2 का था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे ईपीआर की सेलिंग की गई, और हर बार वो रेवेन्यू में जो है तो अप्स एंड डाउन्स जो है उसको जो है तो
क्लियर कट यहाँ पे मतलब सेग्रीगेट करना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट मुझे भी समझने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हुई, बट इस बार की कॉन कॉल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई हैं। ओवरऑल कंपनी ने भले 24 के ईपीआर सेल किए हैं इस 9 मंथ में, लेकिन अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो सिर्फ़ 6 से 7 करोड़। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो ईपीआर सेल हुए हैं वो सिर्फ़ 6 से 7 करोड़ के ही सेल हुए हैं, और कंपनी का कहना है कि अगले क्वार्टर से जो है आपको नियरली 2.5 से 3 करोड़ का ईपीआर जो है हर क्वार्टर में कंसिस्टेंसी के साथ सेल होता हुआ देखने को मिला। टॉकिंग अबाउट द यूएस टैरिफ, तो यहाँ पे कंपनी का कहना है देयर इज नो इम्पैक्ट, लेकिन जब टैरिफ आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इम्पैक्ट कितना, क्या और कैसा रहेगा। बाकी कंपनी अभी भी विजन 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। 30% के आरओसी की यहाँ पे बात कर रही है। रिसाइकलिंग प्लांट्स की जो लोकेशन है वो 6 से बढ़ करके 10 हो जाएगी। FY27 तक 900 करोड़ के रेवेन्यू ग्रोथ की यहाँ पे बात कर रही है, जहाँ पे यानी कि सीएजीआर बेसिस पर देखें तो 25% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिलेगा। एबिटा 18% के यहाँ पे बात हो रही है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन अच्छा है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग अच्छी है। लेट्स सी कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होके आती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका यहाँ के प्लांट से किस तरीके का यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है, दैट विल बी द मतलब जो है तो काफ़ी यहाँ पे क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि FY26 में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि वहाँ पे FY27 के गाइडेंस को अचीव करने में यहाँ पे ट्रैक पर है कंपनी या फिर नहीं। एंड क्योंकि कंपनी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हेडविंड फेस कर रही है, और रेड सी के क्राइसिस की वजह से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। एंड दैट इज़ वाई शॉर्ट टर्म के गाइडेंस भी देने में कंपनी जो है थोड़ा सा वहाँ पर अपने आप में ही क्लियर नहीं है। वो Q4 और Q1 के नंबर्स को देखना चाहती है, उसके बाद ही वहाँ पे गाइडेंस को दे पाएगी। कहीं न कहीं टायर इंडस्ट्री में भी यहाँ पे थोड़ा-सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ये चीज़ कंपनी भी एक्सेप्ट कर रही है। एंड दैट इज़ व्हाई यहाँ पे पी की डीरेटिंग हमें देखने को मिली है, मार्जिन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे फर्दर क्या होता है। एंड आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा-सा और डीरेटिंग देखने को मिल सकती है। फॉर मी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड था, लेकिन अभी मैं यहाँ से एग्जिट हो चुका हूँ। नियरली 1200 के प्राइस के आसपास मैंने पूरा एग्जिट कर दिया है। 1750 के आसपास मैंने पार्शियल एग्जिट किया था। एंड दैट इज़ व्हाई डिस्क्लेमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो ये वीडियो जो है एक तरीके से कॉन कॉल और Q3 के रिजल्ट को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस है। तो बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।